Hello friends, welcome to all. Today's our lecture on three phase fault analysis. जो प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में सीखा था। और ये जो फॉल्ट है वो हमारे पावर सिस्टम में जो भी एबनॉर्मलिटी है, ऑपरेशन के दरमियान जो भी एबनॉर्मलिटी जनरेट होती है, उस एबनॉर्मलिटी को हम फॉल्ट कहते हैं। और फॉल्ट जो है उसका हमने जो डिफरेंस निकाला था वो था शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या फिर ओपन सर्किट फॉल्ट। और फिर हमने जाना था कि जो ओपन सर्किट फॉल्ट है उसके चांसेस जो है पावर सिस्टम में बहुत ही कम होंगे। इसके लिए हमने शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है उसके बारे में ज़्यादातर हम जानेंगे और उसके जो एनालिसिस है वो करेंगे। तो जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट था उसके दो पार्ट्स थे, एक था सिमेट्रिकल फॉल्ट और एक था अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। यह सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या था कि जिसमें हमारा जो भी फॉल्ट होगा वो फॉल्ट करंट है, वो फॉल्ट करंट जो है वो 120 पार्ट में होगा, यानी कि वो जो है बैलेंस कंडीशन में होगा, यानी फेज सीक्वेंस जो है वो बैलेंस होगा। और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट में जो मैग्नीट्यूड और जो एंगल है हमारे फॉल्ट करंट की, उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी, यानी कि अनबैलेंस कंडीशन में हमें मिलेगा फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट दो पार्ट हमें मिले थे शॉर्ट सर्किट के। उसमें से जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट किसके कारण होता था कि जब तीन लाइन एक साथ हो जाए, यानी कि लाइन टू लाइन ट्रिपल लाइन फॉल्ट और ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। तो आज हम जो ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है उसके बारे में हम जो है वो जानेंगे। तो पहले थ्री फेज फॉल्ट एनालिसिस यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है थ्री फेज के अंदर, उसके बारे में जानना है। उससे पहले हमने जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट था उसके बारे में सब प्रॉपर्टीज जो है वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब की थी। तो अब वो प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। हमने जो भी डिराइव किया था उसके हिसाब से प्रॉपर्टीज ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये जो प्रॉपर्टीज थी वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमने डिस्क्राइब की थी। पहले तो ओवर करंट। तो यहां पर हमें मालूम है कि हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था उस इक्वेशन में I इज इक्वल टू हमारा E अपॉन Z लाइन था, यानी कि Z लोड जो है वो Z लोड जो है वो फॉल्ट के दरमियान कट हो जाएगा। इसके कारण सिर्फ Z लाइन ही बचेगा यहाँ पर। तो Z लाइन जो है वो Z लोड की वैल्यू से बहुत ही कम है, Z लाइन की वैल्यू। इसका मतलब जो डेनोमीटर है यहाँ पर उसकी वैल्यू कम रहेगी, उसके कारण जो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो भी इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू घटेगी, उसके कारण करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ओवर करंट हमें मिलेगा। तो पहली प्रॉपर्टीज जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट की वो है ओवर करंट। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज जो है वो अंडर वोल्टेज। अब अंडर वोल्टेज मतलब क्या कि सपोज यहाँ पर हमारी जो हमने जनरेटर था और यहाँ पर हमारा सपोज ट्रांसफॉर्मर है और यहाँ पर हमने मोटर थी और यहाँ कहीं पे भी फॉल्ट है, तो ये जो लोड है वो कट हो गया। अब लोड कट होने के कारण क्या होगा कि ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड हो जाएगा और यहाँ पर फॉल्ट है इसलिए ये पॉइंट ग्राउंड हो गया। ये ग्राउंड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट में हमारा जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है वो डीप कर जाएगी या फिर घट जाएगी या जीरो हो जाएगी। तो वोल्टेज जो है वो अंडर वोल्टेज हो जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टीज जो है वो अंडर वोल्टेज। थर्ड प्रॉपर्टीज जो है उसकी वो है जीरो पावर फैक्टर, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है, अब हमें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में पावर फैक्टर की हमने बात की थी। तो जो इम्पीडेंस है लाइन इम्पीडेंस उसकी वैल्यू है R+jX, यानी कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दोनों को मिला के हमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिलती है। अब जो रेजिस्टेंस है
उसकी वैल्यू रिएक्टेंस के हिसाब से बहुत ही कम होगी ट्रांसमिशन लाइन में। तो ट्रांसमिशन लाइन में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट करेंगे, तो हमें जो जेड लाइन है वो हमें जे एक्स मिलेगा, यानी कि इम्पीडेंस जो है वो और रिएक्टेंस दोनों की वैल्यू हमें इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पर जब इम्पीडेंस जो है वो रिएक्टेंस जितना मिलता है, मतलब कि जो एंगल है वो हमें 90 मिलेगा, यानी कि जो कोस फाई जो है उसमें कोस 90 मिलेगा, यानी पावर फैक्टर जो है वो हमें 0 मिलेगा। सो यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो शॉर्ट सर्किट करंट में 0 पावर फैक्टर हमें मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टीज में कि लेगिंग पावर फैक्टर। अब लेगिंग पावर फैक्टर कोस 90 जो है, सपोज हम अज्यूम करते हैं कि ये जो हमारा जो भी ट्रांसमिशन लाइन में उसमें रेजिस्टेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो नेग्लेक्ट कर दिया तो उसका मतलब क्या है कि जो जे एक्स है बराबर जेड इम्पीडेंस रहेगा, मतलब कि जो रिएक्टेंस के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। अब ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है, उसके कारण क्या होगा कि जो भी हमें करंट की वैल्यू मिलेगी वो लेगिंग पावर फैक्टर पर मिलेगी, यानी कि पावर फैक्टर जो है वो हमारा लेगिंग रहेगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है उसकी भी प्रॉपर्टीज क्या होगी कि जो पावर फैक्टर है वो हमें लेगिंग मिलेगा। उसके बाद थर्ड जो है वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अब जो स्पीड जो है मोटर के अंदर जो स्पीड है, अब यहाँ पर हमने जो हमारा स्टेटर है, सॉरी जो ये हमारा जनरेटर है, और यहाँ पर हमें लोड जो है वो दिया हुआ है। अब ये लोड अचानक कट हो जाएगा, उसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर जो लोड कंज्यूम करता था वो इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन जनरेटर को जो प्राइम मूवर्स सप्लाई देते हैं वो प्राइम मूवर्स ऐसे ही चलेगा। उसके कारण क्या होगा कि हमने बताया था कि जो पीएम और पी यानी कि मैकेनिकल टॉर्क और जो हमारा मैकेनिकल पावर और इलेक्ट्रिकल पावर का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलने के कारण क्या होगा कि जो मैकेनिकल पावर है वो प्राइम मूवर्स का वो अपनी जगह पर रहेगा और इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो घट जाएगा। उसके कारण जो स्पीड है वो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी शॉर्ट सर्किट के कारण। उसके बाद जो है वो जो भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो है वो अंडर वोल्टेज रहेगा, 0 पावर फैक्टर, स्पीड इंक्रीज रहेगी और लैगिंग हमें मिलेगा। और जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट किस पर होगी, स्पीड के ऊपर, यानी कि स्पीड इंक्रीज हो जाएगी उसके कारण फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो शॉर्ट सर्किट करंट की प्रॉपर्टीज है। अब हम 3 फेज फॉल्ट एनालिसिस के बारे में जानेंगे। अब सपोज हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये एक जनरेटर है, जो जनरेटर 3 फेज जो है पावर जनरेट करता है। एक ट्रांसमिशन लाइन है 3 फेज जो इस जनरेटर से पावर को ट्रांसमिट करती है लोड, और एक मोटर जो जोड़ी है यहाँ पर वो भी 3 फेज है। तो ये तीनों जो जनरेटर जनरेट करता है ये ट्रांसफर करता है, मोटर जो है वो पावर को एब्सॉर्ब करती है, यानी कि ये तीनों का मिला के हमारा पावर सिस्टम यहाँ पर है। अब ये पावर सिस्टम जो है वो बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि जो यहाँ पर जो वोल्टेज है, इम्पीडेंस है या फिर करंट है, तो तीनों करंट जो है वो 120 फेज पार्ट होंगे, यानी कि ए बी सी हमारा सपोज जो भी 3 फेज कनेक्शन होगा तो उसके जो फेज डिफरेंस हमें मिलेगा वो 120 मिलेगा, यानी बैलेंस कंडीशन जो है उसमें हमें वैल्यू मिलेगी। तो ये 3 फेज कंडीशन जो है हम देख सकते हैं। तो 3 फेज, अब इस डायग्राम से हम समझते हैं कि अगर 3 फेज सर्किट है उसमें अगर फॉल्ट आए
तो उसका जो है हम सॉल्यूशन जो है वो कैसे करेंगे, तो पहले ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम 3 फेज सर्किट जो है वो ड्रॉ करते हैं। फिर उसके बाद में उसमें फॉल्ट जो है, पहले प्री फॉल्ट कंडीशन में सर्किट बनाएंगे और फिर बाद में उसमें जो फॉल्ट आएगा उस फॉल्ट के डिपेंडेंस उसमें हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। नाउ फॉर 3 फेज फॉल्ट एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक जनरेटर ले लेते हैं। अब ये 3 फेज जनरेटर है, यहाँ पर सपोज अज्यूम करेंगे, तो ये जो है वो हमारा 3 फेज जनरेटर हो जाएगा। अब यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस होगा और इसके साथ हम जो है वो एक मोटर को कनेक्ट कर देंगे, यानी कि जो 3 फेज मोटर है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो अब ये जो है वो हमारा ए फेज रहेगा, ये बी और ये सी सपोज, तो ए बी सी जो है वो फेज रहेगा। उसी तरह यहाँ पर भी ए बी सी फेज रहेगा। तो जो बी फेज है उसको हम कनेक्ट करेंगे बी के साथ, जो सी है उसको हम कनेक्ट करेंगे सी के साथ और ए को कनेक्ट करेंगे ए के साथ। और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो ई ए, ई बी और ई सी। उसी तरह यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ई ए डैश, ई बी डैश और ई सी डैश। तो ये हमारा मोटर हो गया, ये हमारा जनरेटर है, ये ट्रांसमिशन लाइन है। और ट्रांसमिशन लाइन के रिएक्टेंस को हम एक्सएल कह देंगे, एक्सएल और एक्सएल। यहाँ पर भी जो है वो रिएक्टेंस की वैल्यू होगी जनरेटर की। तो ये तीनों के रिएक्टेंस की वैल्यू हमने ले ली। अब ये जो पूरा 3 फेज सिस्टम है, यहाँ पर से जनरेटर जो है सप्लाई करेगा और ट्रांसमिशन लाइन थ्रू मोटर को मिलेगा। ये पूरी सिस्टम जो है वो प्री फोल्ड कंडीशन में है, यानी कि अभी यहाँ पर कोई किसी भी तरह का फोल्ड जो है वो नहीं हुआ। तो ये कंडीशन जो है वो बैलेंस कंडीशन में है। अब अगर हम अज्यूम करें कि सडनली कोई बैलेंस लोड जो है लो वैल्यू का, वो हम इस सर्किट्स के साथ अटैच करते हैं, यानी कि हमें मालूम है कि सपोज फॉल्ट जो है, फॉल्ट होने के कारण क्या होगा कि जो फॉल्ट इम्पीडेंस है वो फॉल्ट इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो बहुत ही लो होगी। और वो लो होने के कारण क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट होगा, यानी कि ZF जो है वो हमें 0 मिलेगा आइडल कंडीशन में। हमें मालूम है कि कहीं पर भी फॉल्ट हो जाए, यानी कि ये तीनों फेज जो है वो कनेक्ट हो जाए, तो क्या होगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और लोड जो है वो अलग हो जाएगा। और शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो भी पॉइंट है वहाँ पर हमारा जो भी फॉल्ट करंट जो होगा वो हमें हाई मिलेगा और वोल्टेज जो है वो डीप कर जाएगा। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो हमें 0 मिलेगी। तो वही उसी तरह का जो इम्पीडेंस है, उसी तरह का लोड जो है वो हम कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, कि जिस तरह हम अज्यूम करते थे कि ZF इज इक्वल टू 0 या फिर ZF जो है वो घट जाएगा इस पॉइंट पर, उसी तरह का कोई एक लोड जो है वो हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं लो वैल्यू का। सपोज ये लोड जो है वो 3 फेज लोड हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा 3 फेज लोड है, तो इसके इम्पीडेंस है वो ZF इम्पीडेंस सपोज अज्यूम करेंगे। तो ये जो है वो तीनों के साथ 3 फेज कनेक्ट होगा। अब ये लोड जो है हमने अटैच किया वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो एक लो वैल्यू का लोड है, कि जो हमारे फॉल्ट जो है वो उसी तरह का एक लोड हमने अटैच कर दिया, यानी कि ये जो लोड है वो बैलेंस कंडीशन में होगा। अब ये लोड बैलेंस कंडीशन में है, यानी कि फॉल्ट जो है वो हमारा बैलेंस कंडीशन में है। और फॉल्ट बैलेंस कंडीशन में होने का मतलब क्या है कि ये जो फॉल्ट है वो हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो उसके कारण जो भी फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होगा वो भी सिमेट्रिकली फ्लो होगा, यानी कि जो IA जो है, यानी IF
ए आई एफ बी, अगर यहाँ पर करंट जो है वो ए फेज है तो आई एफ ए फ्लो होगा, यहाँ पर आई एफ बी फ्लो होगा, तो वो जो दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमें 120 मिलेगा, और आई एफ सी जो है उसका एंगल भी 120 पार्ट मिलेगा। यानी कि तीनों जो फेज है उसमें वैल्यू जो है वो हमें करंट की बैलेंस कंडीशन में मिलेगी। तो ये जो हमने पूरा जो हमने देखा उसमें हमने पहले क्या जाना कि जो 3 फेज फॉल्ट है वो 3 फेज फॉल्ट की जगह पर हमने एक इम्पीडेंस ले लिया लो वैल्यू का। ये इम्पीडेंस में से जो करंट फ्लो होगा वो हमारा करंट है, वो हमारा फॉल्ट करंट फ्लो होगा। अगर ये इम्पीडेंस की वैल्यू 0 हम कंसीडर करते हैं तो उसका मतलब है कि जो हमारा फॉल्ट है वो आइडल फॉल्ट है, वहाँ पर जो करंट की वैल्यू जो है वो हमें मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट मिलेगी और वोल्टेज जो है वो हमें 0 मिलेगा। या फिर ZF की वैल्यू लो हमने कंसीडर की तो उसके हिसाब से जो IF फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ तक पूरा हमने जाना। अब ये जो 3 फेज सिस्टम है उसको हम सोल्व करेंगे, और उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो पूरी सिस्टम है उस सिस्टम को हम सिंगल लाइन डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। यानी कि हमें मालूम है कि ये जो है पहले जब पोस्ट कंडीशन थी तब ये जनरेटर, मोटर और जो ट्रांसमिशन लाइन में से करंट फ्लो होगा सब बैलेंस कंडीशन में थे। अब यहाँ पर एक बैलेंस फॉल्ट हमने जनरेट किया, और ये बैलेंस फॉल्ट के कारण जो भी फॉल्ट करंट फ्लो होगा वो भी बैलेंस कंडीशन में होगा। यानी कि तीनों फेज में जो भी वैल्यू होगी सब वो हमें 120 पार्ट मिलेगी, आई एफ 120, आई एफ 240। यानी कि फॉल्ट करंट की वैल्यू हमें इक्वल ही मिलेगी, और वही फॉल्ट करंट की वैल्यू से हम तीनों फेज की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो हमें पता है कि जब तीनों बैलेंस कंडीशन में है और हमें फॉल्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम जो है वो पर फेज एनालिसिस जो है उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। यानी कि 1 पर फेज बेस्ड जो मेथड है उसका हम यूज़ करेंगे। यानी कोई एक फेज जो है उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके हिसाब से तीनों फेज की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में होने के कारण यहाँ पर भी हम पर फेज बेस्ड एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 3 फेज सिस्टम है उसको हम सिंगल लाइन में कंसीडर करेंगे। तो अब हम सपोज अज्यूम करें सिंगल लाइन में, तो पहले क्या रहेगा हमारा एक जो ए फेज है उसका वोल्टेज, उसके साथ मोटर का रिएक्टेंस, फिर ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस, और उसके साथ जो है मोटर ए में जो मोटर ए है उसका रिएक्टेंस और मोटर ईएमएफ। तो ये सब जो है उसको मिला के, और उसके साथ जो है वो फॉल्ट इम्पीडेंस की वैल्यू, तो ये सब जो है उसको मिला के हम अब सर्किट जो है वो बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो मोटर थी, जो जनरेटर था, जनरेटर का ईएमएफ ई जी, उसके साथ जनरेटर का रिएक्टेंस यानी कि एक्स डी, उसके साथ जो हमारे लाइन है ट्रांसमिशन लाइन उसका रिएक्टेंस यानी एक्स एल, और उसके साथ जो मोटर है उसका रिएक्टेंस यानी कि जे एक्स एम, और मोटर का ईएमएफ ई एम। और जो ये जो हमें सर्किट मिली वो सिंगल लाइन डायग्राम हमें अब मिल गया। अब ये जो है वो पोस्ट फोल्ड कंडीशन है, और अब हम यहाँ पर फोल्ड जो है वो डालेंगे। यानी कि ये जो कनेक्शन है न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करेंगे, ये फोल्ड जो हमारा ZF था तो ये जो है वो फोल्ड हो गया। अब ये जो पूरी सर्किटरी है ये हम देख सकते हैं, उसका हमें सॉल्यूशन जो है वो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट जो है उसका यूज़ करेंगे। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट का यूज़ करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, तो ये जो पूरी सर्किट है उस सर्किट के अंदर
हम थेवेनिन जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू जनरेट करेंगे और फिर थेवेनिन रिएक्टेंस इम्पीडेंस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, और दोनों की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए उसके ऊपर से हम फॉल्ट करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फॉल्ट जो है वो इस पॉइंट पर आया है, यानी इस पॉइंट पर हम थेवेनिन इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हम थेवेनिन इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये देख लेते हैं। तो ये जो सिंगल लाइन डायग्राम था उसके ऊपर से हमें पहले थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, यानी जो थेवेनिन ईएमएफ है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे ETH, और उसके साथ जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे XTH। तो हमें थेवेनिन वैल्यू मिल जाएगी, और जो यहाँ पर हमारा लोड था वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ये लोड जो है, जो फुल कंडीशन होगी उसमें जो ZF है उसकी वैल्यू को जो है वो आइडियल कंडीशन में 0 होगी। अगर ZF की वैल्यू 0 है उसका मतलब क्या रहेगा कि ये जो ZF है वो चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होने के कारण जो करंट यहाँ पर फ्लो होगा वो हमें शॉर्ट सर्किट करंट ही मिलेगा, यानी कि फॉल्ट करंट मिलेगा। तो अब इस सर्किट का करंट फाइंड करने के लिए हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, IF इज इक्वल टू ETH अपॉन XTH, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूला से हम शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो IF की वैल्यू मिल जाएगी, वो हमें A फेज के लिए मिलेगी। फिर हम 120 अपार्ट ले लेंगे तो IFB की वैल्यू मिलेगी। फिर 240 अपार्ट ले लेंगे तो IFC की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि तीनों फेज की फॉल्ट करंट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हम 3 फेज एनालिसिस के बारे में हमने जाना। अब इसके रिलेटेड सम एग्जांपल हम देखेंगे, और बाद में सम फॉर्मूला इसके रिलेटेड हम फाइंड करेंगे। थैंक यू।